नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर। वन लाइनर खबरें जो लोअर पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली खबर है पॉलिटिकल, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम बनी है, राइट, दिल्ली सीएम। उनको 20 फरवरी 2025 को भाजपा नेता रेखा गुप्ता, इन्होंने रामलीला मैदान में जो है शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली और वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में अभी पदभार संभाल लिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने मतलब एलजी ने कहा, एलजी दिल्ली के एलजी, इन्होंने रेखा गुप्ता और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे उनको शपथ दिलाई, जिनमें खास करके जो परवेज साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रासी, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह, ये लोग शामिल हैं। राइट। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा की जहां जिन राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, जिन राज्यों में सत्ता है बीजेपी की, उस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये सभी लोग रामलीला मैदान में जुटे थे और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है 10 साल कंटिन्यूटी में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी और उस सरकार को बहुत ही बड़ा डिफीट करके रेखा गुप्ता बहुत ही अनएक्सपेक्टेड नेम जो है बीजेपी की तरफ से निकल कर आया और वो बनी है शालीमार बाग। ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। रेखा गुप्ता ये पहली बार ही विधायक बनी है और सीधे सीएम भी बनी है, राइट, सीधे सीएम भी बनी है। एमसीडी में 3 बार पार्षद के रूप में कार्य कर चुकी है। इससे पहले आतिशी सिंह, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, इन 3 महिलाओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को मतलब चलाया है, मुख्यमंत्री पर वो मुख्यमंत्री बनी थी, राइट। रेखा गुप्ता का 19 जुलाई 1974 में जन्म हुआ है और दौलत राम कॉलेज दिल्ली में ये पढ़ाई इन्होंने की है। उन्होंने 1992 में अपना जो है राजनीतिक सफर शुरू किया। एबीवीपी से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और उन्होंने 1996 और 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, जो इसे डूसू कहा जाता है, उसके अध्यक्ष तक वो बनी और फिर यहाँ से उनकी जीवन का मतलब पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुई। वो पेशे से जो है छात्र अधिकारों की पूरा का पूरा छात्र अधिकारों के लिए उन्होंने काम किया और अब जो है वो दिल्ली की सीएम बन चुकी है। अगली खबर नेविडेक्स 2025, 15 से 21 फरवरी 2025 तक भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS शूर अबू धाबी में नेविडेक्स 2025 और आईडेक्स 2025 में भाग ले रहा है और ये जहाज जो है भारत की जो समुद्री शक्ति है, राइट, मरीन पावर को दर्शाती है और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रक्षा संबंधों को भी ये मजबूत करने का काम करेगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये एक उन्नत अपतटीय गश्ती जहाज है, OPV जिसे कहते हैं, राइट, एडवांस गश्ती जहाज है ये। ICGS शूर जो है भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करने और क्षेत्रीय सुरक्षा और उसकी साझेदारी को बढ़ाने के लिए अबू धाबी पहुंचा है। भारतीय रक्षा जहाज निर्माता जो गोवा शिपयार्ड कंपनी है, ये अबू धाबी में नेविडेक्स 2025 में अपने स्वदेशी रूप से जितने भी उन्होंने डिजाइन किए गए जहाज है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इनको भी ये वहाँ पेश कर रहा है। ये एक तरह का एग्जीबिशन है, राइट। ये 2 मैरीटाइम पहल है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की जो बढ़ती समुद्री क्षमता है उसको ये दर्शाता है। ये प्रदर्शनी GSL, राइट, उसके अपने नौसैनिक का जो एडवांस नवाचारों को उजागर करेगी और वैश्विक रक्षा बाजार को अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएगी, विस्तार कराएगी कि भाई हम जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये इन दोनों चीज़ों को बढ़ाएगा ताकि मेक इन इंडिया जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट को हमें खुला करेगा, राइट। ये यात्रा सागर क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास पहल को अनुरूप है। समुद्री सुरक्षा, सहयोग और आर्थिक विकास पर ये जोर देगी। ये यात्रा संयुक्त अरब अमीरात और उसकी समुद्री एजेंसी के साथ बचाव कार्य, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री डकैती, इन सब पर एक व्यापक रूप से द्विपक्षीय चर्चा की सुविधा भी प्रदान करेगी, राइट।
और संयुक्त अरब अमीरात की जो समुद्री एजेंसीज है उनके साथ खोजबीन, बचाव कार्य, पर्यावरण संरक्षण, इन पर द्विपक्षीय चर्चा के साथ साथ ये दोनों जो है जो भारत की भागीदारी है समुद्री कूटनीति को लेकर उसको मजबूत करेगी और अपनी इन दोनों देशों की जो समुद्रिक प्रतिबद्धता है जो रिलेशंस की उसको भी गहरा करेगी। विश्व स्तर पर अगर बात करें तो ICGS की शूर की जो उपस्थिति है समुद्री मामलों में भारत के बढ़ते प्रभाव और रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के सहयोग को, उसके अभियान को ये बहुत ही आगे लेकर जाएगी। और मैंने जैसे पहले भी कहा पहली स्लाइड्स में, इंटरनेशनल मार्केट जो डिफेंस का मार्केट है वो बहुत खरबों अरबों मतलब अनबिलीवेबल डॉलर्स इतनी बड़ा मार्केट है। तो इसका देखिए ये सद्भावना यात्रा है और ये दोनों देशों के बीच के जो रक्षा संबंध है उसको ये दर्शाती है। रणनीतिक सहयोग के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी वो मजबूत करती है, राइट। तो अगली खबर है हमारी CWS द्वारा जो भारत में अफ्रीकी चीते लाए गए थे, उन अफ्रीकी चीतों के स्थानांतरण पर चिंता व्यक्त की गई है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज इसने जो भारत में अफ्रीकी चीताओं को लाया गया 2022 और 23 में, उनके साथ जो इथियोलॉजिकल जो इथिक्स और इकोलॉजिकल कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको लेकर बताया है कि ये पूरा का पूरा रिसर्च एक अध्ययन जो है इसमें आया है और जो अध्ययन के निष्कर्ष सामने आए हैं उन निष्कर्षों ने ये पूरी की पूरी परियोजनाओं पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अध्ययन बताता है कि भारत में जो प्रयोग किया गया जो चीता परियोजना लाई गई वो पर्यावरणीय न्याय, जिसे हम क्या कहते हैं पर्यावरण इन्वायरमेंटल जस्टिस जिसे कहते हैं, उन निहितार्थों का चित्रण फ्रंटियर्स इन कन्वर्जेशन साइंस में प्रकाशित हुआ था, राइट। तो ये मैगजीन फ्रंटियर्स इन कन्वर्जेशन साइंस इसमें प्रकाशित हुआ है कि ये जो पूरी की पूरी चीताओं को अफ्रीका से उठा के भारत में लाया गया ये एक पर्यावरण दृष्टिकोण से अन्याय है, इकोलॉजिकल इनजस्टिस है। बिकॉज वो जो चीते हैं वो वही के लिए वहाँ ही पलने बढ़ने के लिए उनको परिस्थितियाँ वैसी है और इसीलिए भारत में जितने भी चीते आए हैं मैक्सिमम डेथ कर गए हैं। तो आगे ये परियोजना ना चले और उस पर जो है जितने भी इसके सामने जितने भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस पे प्रकाश डालता है इस अध्ययन। और जो स्थानांतरण हुआ है इसमें कई सारी वेलफेयर की चैलेंजेस सामने आए हैं, उसको भी ये अध्ययन दिखाता है। प्रोजेक्ट चीता, ये प्रोजेक्ट चीता जो है हमारा उसमें अब तक 20 अफ्रीकी चीते जो है एसिनोक्सिक जुबेट्रेक्स ऐसे इस नाम कैटेगरी में आने वाले, उनको सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लाए गए थे। मगर इनमें से मैक्सिमम चीते जो है यहाँ के इन्वायरमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाए और डेथ कर गए हैं, राइट। हालांकि कुछ बच्चे पैदा भी हुए मगर वो जी पा नहीं रहे यहाँ, राइट। अध्ययन में कहा गया कि जो पहला चरण है उसमें चीते जो है लगभग 40 to 50% माने आधे से ज़्यादा चीते जो है वो मर चुके हैं और बताया जा रहा है कि 85% जीवित रहने की दर से वो काफ़ी कम है। मतलब जो बचे हुए हैं वो भी कितनी दिनों तक और कब से जिएंगे इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। CWS ने कहा है कि ये परियोजना में जो जितने भी चीते शामिल थे वो 90 से अधिक रासायनिक स्थिरीकरण और नियमित पशु चिकित्सा हस्तक्षेप के साथ उच्च स्तर का तनाव महसूस कर रहे हैं और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि चीते जो है आज़ाद पशु है, आज़ाद वो है और उनमें बार बार जो डॉक्टर्स उनको चेक कर रहे हैं, इतना मॉनिटरिंग हो रही है, उनके कारण वो समझ नहीं पा रहे, तो वो बहुत मानसिक दबाव में भी जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही है। अध्ययन में बताया गया कि जो दक्षिण अफ्रीका है, राइट, दक्षिणी अफ्रीका वार्षिक रूप से 12 से चीतों की जो निरंतर आपूर्ति हो रही है, हर साल 12 आएंगे, तो उस पर जो भरोसा किया गया है कि इससे भारत में चीताओं की एक बहुत ही अच्छी आबादी पनप जाएगी। बट भारत में अगर बात करें तो यहाँ पारिस्थितिक रूप से ना ये टिकाऊ है और ना ही नैतिक। और अब अगर बात करें तो वैसे भी जो अफ्रीकन जंगल में सिर्फ 6500 चीता ही बचे हुए हैं और हर साल 12 चीता भारत को देना कहाँ से उचित होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे करी गई है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के जो डायरेक्टर है फेलो यशुंद्रु चिन्मयी जोशी ने ये कहा है और उनके सहलेखक स्टेफनी क्लारमैन
और ब्लड लायंस नॉन प्रॉफिट कंपनी NPC, राइट, और जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका के साथ ये पूरा का पूरा स्टडी किया गया है। लुइस CD वाल ब्लड लायंस नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये पूरा इन्होंने ये अध्ययन किया है, और इस अध्ययन के निष्कर्ष ये निकले हैं कि इन चीताओं को भारत में रखना इथिकली सही नहीं है और ना ही पर्यावरण दृष्टिकोण से। PM आशा योजना, केंद्र ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया। PM आशा योजना जिसे कहा जाता है, उसको 15वें वित्त आयोग के साथ, मतलब जो 15वां वित्त आयोग की जो समय सीमा है 2025-26 वही तक वहां तक उसको भी लिंक करके चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। और ये PM आशा प्रोग्राम जो है 2018 में शुरू किया गया था। ये बाजार में हस्तक्षेप योजना है। इस योजना के तहत अधिसूचित कृषि वस्तुएं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से नीचे आती है, उनको राज्य और केंद्रीय खरीद नोडल एजेंसियां खरीदेगी, और उसके तहत औसत गुणवत्ता के तहत MSP पर ये सीधे किसानों से खरीदी जाती है। इससे सुनिश्चित होता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके और उसके साथ ही साथ किसान जो है खेती से जुड़े रह सके। मूल्य समर्थन योजना क्या है? PSS, राइट। इसके तहत सरकार जो रजिस्टर्ड किसानों से दालें, तिलहन और नारियल की खरीद करेगी MSP पर, और इस प्रक्रिया में नाफेड और NCCF जैसी एजेंसियां काम करेगी, और किसानों को बाजार मूल्य में अगर गिरावट आ जाती है तो उसके बावजूद भी उचित मूल्य दिलाने का काम करेगी। निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना है PPSS, इसके लिए ये तिलहन के लिए करी गई है मोस्टली, और राज्य सरकार कहती है कि वो तिलहन के लिए जो निजी स्टॉकिस्ट है उन भागीदारों के साथ और जिलों को चयनित किया गया, और इस योजना को लागू वहां पर कर सकते हैं। निजी स्टॉकिस्ट अधिसूचित एक जो समय सीमा करी गई होगी उसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों से MSP पर ही तिलहन खरीदेंगे। ये योजना ये कहती है कि जो जिले हैं, वो जो चयनित जिले हैं उसमें APMC एक अधिक तिलहन फसलों को शामिल किया जा सकता है, और साथ ही साथ MSP की भी घोषणा इसके लिए की गई है। मूल्य स्थिरीकरण कोष ये दूसरा इसका टॉपिक है, मतलब जो मुख्य घटक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कहता है कि भाई जो कोष बाजार है उसकी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। सरकार एक फंड जारी करेगी और उसको उपयोग करके दालों और प्याज का भंडारण करेगी, और इसके तहत आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर बनी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तीसरा इंपॉर्टेंट घटक क्या है? मूल्य अंतर भुगतान योजना PDPS। ये योजना किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच जो भी अंतर रहेगा उसका भरपाई करेगी, और साथ से साथ ये विशेष रूप से तिलहन के लिए किया गया है, और मतलब तिलहन उत्पादों के लिए इसका लाभ होता है। और बाकी जितनी भी मान लीजिए जैसे बाजार में एक प्राइस मिल रही है, सरकार एक प्राइस पे खरीद रही है, तो वो मतलब वो जो उसमें गैप आएगा उस गैप भरने के लिए ये काम करेगा, राइट। केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें दिए गए जो खरीद सत्र रहेगा उसमें मूल्य समर्थन योजना और मूल्य कमी भुगतान योजना, ये दोनों का विकल्प इन दोनों को चुनना होगा। मूल्य कमी भुगतान योजना क्या है? इसमें मूल्य समर्थन योजना के विपरीत ये कृषि वस्तुओं की कोई भौतिक खरीदी इसमें नहीं होती है, और PDPS योजना जो है वो रजिस्टर्ड किसानों को अपनी उपज नीलामी के माध्यम से अधिसूचित बाजार में इसको बेचनी पड़ेगी। नीलामी और MSP की कीमतों के बीच का जो भी अंतर रहेगा वो सीधे किसानों के बैंक के खातों में भेज दिया जाता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जिसे कहा जाता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बेनिफिट्स, वो जो मूल्य DTB, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ टू दी बैंक, ये सब चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इन फैक्चुअल चीज़ों को कितना आप अगर नहीं भी याद रहती तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। जो वनडे एग्जाम्स है उसमें इतने टाइप की पूछते कि भाई कब योजना शुरू हुई, क्या हुआ, तो मैंने वो सारी आपको दे ही दी है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्लासेस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।